Okay, great. Allah ka shukar ji, I'm good. Thank you very much for waiting. And I'm so sorry for kept you waiting. Actually, I was just stuck in a meeting, just got free. Okay जी. So welcome back. कुछ बच्चे कह रहे थे कि क्लास ऑफ कर दें तो उनकी आधी दुआ रंग ले आई, आधी दुआ उनकी रंग नहीं लाई. Anyway, okay, welcome back. जी बिल्कुल, एग्जैक्टली हाँ. क्लास का इंतजार हो तो अच्छा होता है, कुछ और किसी और का इंतजार बड़ा जानलेवा होता है. ओके, सो लेट्स गेट बैक. हम डिस्कस कर रहे थे. यार, मैं भी उसी स्टेट से गुजर के यहाँ तक आया हूँ जिस स्टेट से आप लोग गुजर रहे हैं. मैं कोई अनोखा थोड़ी हूँ बेटा. ओके, सो हमने मैक्रो और माइक्रो फैक्टर्स को कंक्लूड कर दिया था. टुडे विल टॉक अबाउट सोशियो कल्चरल एंड सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स. हम आज बात करेंगे सोशियो कल्चरल की और सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स की. ये चौथा फैक्टर है पेस्टल का. दिस इज द फोर्थ फैक्टर ऑफ द पेस्टल एनालिसिस. और इस फैक्टर के अंदर वी विल टॉक अबाउट that how the social changes and cultural and demographic changes have an impact on organizations and the way organizations produce their products and their services. तो सोशल कल्चरल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स का इम्पैक्ट क्या होता है, पहले हम तीनों फैक्टर्स को अलग अलग डिफाइन करेंगे. सोशल फैक्टर्स कौन से होते हैं, कल्चरल फैक्टर्स कौन से होते हैं और डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो हैं वो कौन से होते हैं. अच्छा, एक्चुअली एक छोटा सा इशू हो गया था 12 अक्टूबर के लेक्चर का. टुडे इज 18th ऑफ अक्टूबर. हमारी जो क्लास हुई थी ना 12th अक्टूबर को, दैट वाज ऑन लास्ट सैटरडे. अनफॉर्चुनेटली ये वाली क्लास जो है ये इसका लेक्चर अभी तक अपलोडेड नहीं है. And I saw some students asking about the lecture. Particularly there was some glitch in my laptop. I don't know what, लेकिन वो lecture record ही नहीं हुआ मेरे laptop में. तो I will record it again quickly through some other mean obviously. तो I'll ask the person कि वो उसको upload कर दे. ठीक है, उसको upload कर देगा इंशाल्लाह. Don't worry, just a moment. ओके जी, हाँ प्लीज नवीद स्नैप शेयर कर लेना ग्रुप के ऊपर इफ दैट माइट बी ऑफ हेल्प. अदरवाइज मैं उसे दोबारा इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके अपलोड करा दूंगा. ओके जी, सोशल फैक्टर्स वर्ड निकला है सोसाइटी से, मुआशरे से. जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं ये एनवायरनमेंट आपके हैबिट्स को, आपकी टेस्ट को, आपकी वैल्यूज को और आपकी प्रेफरेंस को डिफाइन करती है. ठीक है, और आपकी हैबिट्स, आपकी टेस्ट, आपकी वैल्यूज, आपकी प्रेफरेंसेस जो हैं ये आपके एनवायरनमेंट से ड्राइव होती हैं. आप अगर अमेरिका में रह रहे हैं तो आप वहाँ की सोसाइटी के मुताबिक ढालेंगे अपने आप को. ठीक है, वहाँ की एनवायरनमेंट के मुताबिक आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट फैशन, तो फैशन जो है ये आपका वेरी करेगा एनवायरनमेंट के मुताबिक. ठीक है, तो सोशल फैक्टर्स बेसिकली refers to the environment and the changes in the environment which drive your habits, your taste, your values, your preferences. ये उन फैक्टर्स को ड्राइव करता है. देन वी हैव कल्चर. कल्चर पे हम आगे जाके पूरा एक चैप्टर भी पढ़ेंगे. 5th चैप्टर आएगा हमारा कल्चर के ऊपर. कल्चर कहते हैं कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिहेवियर्स ऑफ पीपल इन अ गिवन कंट्री विच इंक्लूड फैशन, ट्रेंड्स एंड मार्केट एक्टिविटीज इन्फ्लुएंसिंग एक्शन एंड डिसीजंस. कल्चर क्या होता है? कल्चर बेसिकली एक ब्रॉडर फिनोमेना है. कल्चर कहते हैं उन नॉर्म्स को, उन ट्रेडिशंस को, उन बिहेवियर्स को जो एक कंट्री में, एक मुल्क में रहने वाले लोगों के ट्रेंड्स को डिफाइन करते हैं, आपके बिहेवियर, आपके एक्शन को डिफाइन करते हैं. ठीक है ना. जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम पाकिस्तानी कल्चर को फॉलो करेंगे, हमारे एक्शंस, हमारे डिसीजन पाकिस्तानी कल्चर के अकॉर्डिंगली होंगे.
और अगर लेट सपोज कोई एक इदारा पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है तो वो यहाँ के कल्चर को फोकस करेंगे, वो यहाँ के कल्चर के मुताबिक ऑपरेट करेंगे। ठीक है भाई, देखें लेट से एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो अपैरल्स बनाती है, कपड़े बनाती है। ओके, अच्छा, वो कंपनी जब पाकिस्तान में ऑपरेट करेगी तो वो पाकिस्तान की एनवायरनमेंट और यहाँ के लोगों के हैबिट्स और टेस्ट के मुताबिक कपड़े बनाएगी। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी शादी के कपड़े बनाती है, ठीक है, एक बिजनेस है जो कि वेडिंग ड्रेसेस मैन्युफैक्चर करता है। अगर वो पाकिस्तान में ऑपरेट करेंगे तो दे विल मैन्युफैक्चर वेडिंग ड्रेसेस एज पर द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, एज पर द हैबिट्स एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द पाकिस्तानी पीपल। वो फिर ब्राइडल ड्रेसेस में लहंगे बनाएंगे। और अगर वही बिजनेस अमेरिका में ऑपरेट कर रहा है तो वो ब्राइडल ड्रेसेस में फिर क्या बनाएंगे, वाइट कलर के वो फ्रॉक बनाएंगे लंबे लंबे। इसी तो ये सोशल फैक्टर्स का इम्पैक्ट है बिजनेस की प्रैक्टिसेस के ऊपर, बिजनेस की ऑपरेशंस के ऊपर। सारी बात समझ में? पिज्जा हट अगर पाकिस्तान में अपना बिजनेस लेके आता है तो वो यहाँ के लोगों के टेस्ट के मुताबिक अपने फ्लेवर्स को डिफाइन करेंगे, और पिज्जा हट अगर अमेरिका में ऑपरेट करता है तो वो वहाँ के लोगों के टेस्ट के मुताबिक अपने फ्लेवर्स को डिफाइन करेंगे। Got it? तो दिस इज हाउ यू वर्क, दिस इज हाउ यू ऑपरेट। ठीक है ना? कल्चर बेसिकली हम डिफाइन करते हैं ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड बिहेवियर्स को जो किसी एक कंट्री के अंदर लोगों के एक्शंस और डिसीजंस को डिफाइन करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सोशल फैक्टर्स आर अ पार्ट ऑफ कल्चरल फैक्टर्स। आपकी जो एनवायरनमेंट है ये आपके ब्रॉडर कल्चर पे भी डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, आपकी जो एनवायरनमेंट, हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज दैट इज अ सोशल फैक्टर, दैट इज अ सोशल फैक्टर। वो आपके लोगों के बाइंग पैटर्न और उनके टेस्ट के मुताबिक। तो आप, हमारी जो एनवायरनमेंट है दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन आवर सोसाइटी। ठीक है, और सॉरी, हमारी जो सोशल एनवायरनमेंट है वो हमारे कल्चर पे डिपेंड कर रही होती है। रिलीजियस कल्चर में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मजहब कल्चर में आ जाता है। मैकडोनल्ड्स जब पाकिस्तान में ऑपरेट करेगा तो दे विल मेक श्योर कि यहाँ पे वो हलाल मीट बेचेंगे। दे विल नॉट सेल पोक इन पाकिस्तान। When McDonald's will operate in, for example, America, they will sell pork over there. When McDonald's operate in India, they will not sell beef in India because beef India में उनकी वो religious entity है। ठीक है ना? तो ये cultural factors हैं जो लोगों के customs और उनके traditions और उनके behaviors के मुताबिक ड्राइव होते हैं। देन वी हैव डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फैक्टर कहते हैं द स्टडी ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट इन अ सोसाइटी। ठीक है, आप एक मुआशरे में रहने वाले लोगों के मुख्तलिफ एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइज, स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन, जेंडर, फॉर एग्जाम्पल इनकम, एजुकेशन। ठीक है, ये सारे आपके डेमोग्राफिक्स होते हैं, ये सारे आपकी डेमोग्राफिक्स होते हैं। वो एक अलग फिनोमेना था, उसका उसका कोई उसने वो यहाँ पे नहीं था। वो तो खैर एक टेलीनॉर, चूंकि एक नॉर्वे की कंपनी थी, और वो जो ब्लास्फेमिक स्केचेस जो बनाए गए थे वो नॉर्वे में बनाए गए थे। तो वहां से फिर टेलीनॉर को अंडर अटैक लाने की कोशिश की गई थी। फिर टेलीनॉर ने बड़ा अपनी पोजीशन को भी क्लियर किया था, और उन्होंने, आपने देखा होगा लाहौर में टेलीनॉर ने अपनी बिल्डिंग पे बड़ा सा करके कलमा लिख के लगा दिया था। दैट वाज अ सेपरेट थिंग, वो एक अलग चीज है, वो इसमें काउंट नहीं होती। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि एक इदारा कैसे रिएक्ट करता है एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस को, या एक इदारा कैसे रिएक्ट करता है अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करके in order to cope with, or in order to deal with the changes in the environment. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डेमोग्राफिक फैक्टर्स में क्या कुछ आता है? डेमोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर एज आ जाती है, एज आ जाती है, इसमें जेंडर आ जाता है। इन डेमोग्राफिक फैक्टर्स वी कॉल फॉर एज, इसमें जेंडर आ जाता है, इसमें इनकम आ जाती है, इसके अंदर एजुकेशन आ जाती है। ये सारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर डेमोग्राफिक फैक्टर्स। ठीक है, इसमें पॉपुलेशन स्प्रेड आ जाता है, आबादी का स्प्रेड कितना है, इसमें साइज ऑफ पॉपुलेशन आ जाती है, आबादी है कितनी। ठीक है, ये सारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को बेसिकली इन तीनों फैक्टर्स को रिएक्ट करना होता है। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द सोसाइटी इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक चेंजेस। इफ दे डू नॉट, they will continue to offer products and services which are increasingly less relevant to the needs of the customer. अगर वो लोकल कस्टमर की नीड्स के मुताबिक रिएक्ट नहीं करेंगी तो वो ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती रहेंगी जो कि लोकल कस्टमर की नीड के लिए नहीं है। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। नाउ दीज आर जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग, इसकी तरफ पढ़ने के लिए है। कुछ एग्जांपल्स हैं, आउटिंग एंड डाइनिंग आउट हैबिट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया और अ पर्टिकुलर रीजन, ये वेरी करेंगी। जैसे भी एग्जांपल दी मैकडोनल्ड्स की।
इसी तरह सोशल मीडिया एडिक्शन डायनामिक्स ऑफ सोसाइटीज को चेंज कर चुकी है। इसी तरह डोमेस्टिक ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, ये इनकम पे डिपेंड करती है, ये भी डेमोग्राफिक फैक्टर है। आप किसी लेट्स सपोज फिल्दी रिच बच्चे से पूछें, किसी रिच फैमिली के बच्चे से पूछें कि बेटा आप समर वेकेशन में इस दफ़ा कहाँ जा रहे हैं, तो वो आपको बताएगा जिस दफ़ा हम अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं। और आप किसी मीडियोकर फैमिली के या किसी एवरेज इनकम ग्रुप के बच्चे से पूछें कि बेटा आप छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहेगा जी हम नानी के घर जा रहे हैं, हम खाला के घर जा रहे हैं। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। तो उनकी जो ट्रैवलिंग है दैट आल्सो वेरीज। ठीक है, इसी तरह लोग अपनी लुक्स में, सोशल गैदरिंग में कैसे नजर आएंगे, ये भी वेरी करता है। पीपल आर कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ एंड वेट, ये भी डेमोग्राफिक फैक्टर है। जैसे आजकल दौर है हेल्दी ईटिंग का, आजकल दौर है हेल्थ कॉन्शियसनेस का। तो आप देखें आजकल ये बड़े वेलनेस क्लब्स खुलते जा रहे हैं, नए नए जिम खुलते जा रहे हैं। ठीक है, ये एक और डेमोग्राफिक फैक्टर है। देयर वाज अ टाइम, ये तो खैर पाकिस्तान से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन लेट्स से अमेरिका या यूरोप में, कि एवरेज एज जिस पे बच्चे अपने माँ बाप का घर छोड़ा करते थे, वो एवरेज एज बढ़ गई है। पहले वो एज होती थी 16-17 साल, अब वो एज बढ़ के आ गई है 25-30 ईयर्स के ऊपर। तो एवरेज एज जिसके ऊपर बच्चे पेरेंट्स का हाउस छोड़ते थे, वो एज अब बढ़ गई है। ठीक है ना। इसी तरह सिंगल पेरेंट फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं, तो खैर एक पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान में भी सिंगल पेरेंट फैमिलीज बहुत बढ़ गई हैं। पिछले 8-10 सालों में पाकिस्तान में डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गया। सो ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट चेंजेस, जिसकी बेस पे प्रोडक्ट की डिमांड्स चेंज होती है, जिसकी बेस के ऊपर प्रोडक्ट्स की डिमांड्स जो है वो चेंज होती हैं। ठीक है, इस तरह एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है पॉपुलेशन एजिंग का। एजिंग पॉपुलेशन कहते हैं जब किसी एक इकोनॉमी के अंदर एवरेज एज बढ़ रही हो वहाँ के रहने वाले लोगों की। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज की अगर मिसाल लें, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की मिसाल लें, इसमें जर्मनी आ जाता है, जिसमें फ्रांस आ जाता है, जिसमें इटली आ जाता है। इसके अंदर इंडिजिनस पॉपुलेशन एजिंग हो रही है। इंडिजिनस से क्या मुराद है? अक्लमंद लोग, काम करने वाले लोग। इंडिजिनस पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन जिसने काम करना होता है। ये लोग बूढ़े होते जा रहे हैं। रीजन क्या क्या वजूहत है? दो वजूहत है। नंबर वन, बर्थ रेट इज वेरी लो। ठीक है ना, नंबर ऑफ किड्स पर फैमिली इज डिक्लाइनिंग। ठीक है, एंड नंबर टू, देयर इज हाई लेवल ऑफ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर चूंकि सेहत की सहूलियात अच्छी होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर चूंकि हॉस्पिटल्स बड़े बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट होते हैं, फिर वहाँ पे लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर मिलती है, तो लोग बीमारियों से और हादसात से कम मरते हैं। लोग अपनी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूरी करके मरते हैं, 80-90 साल के होके अल्लाह को प्यारे होते हैं। जिससे क्या होता है? मोर पीपल लिव अंटिल एन ओल्डर एज देन इन द पास्ट। इससे क्या होता है? एवरेज एज बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट हेल्थ केयर मुहैया करती है। इससे क्या होता है? एवरेज एज ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी मुल्क में अगर 8 से 10 साल पहले एवरेज लाइफ एज जो थी, एवरेज एज ऑफ लाइफ जो थी, दैट वाज लाइक 50 ईयर्स, तो आज वो 60 ईयर्स पे जा चुकी है। अच्छा, पाकिस्तान में या डेवलपिंग कंट्रीज में ये एंटायरली रिवर्स कॉन्सेप्ट होता है। डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है? रिवर्स है। फॉर एग्जांपल डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बर्थ रेट हाई होता है, बर्थ रेट वुड बी वेरी हाई। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सेहत की सहूलियात नहीं है, सोफिस्टिकेटेड हेल्थ सर्विसेज नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, तो लोग बेचारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूरी करने से पहले ही बेचारे हादसों से और बीमारियों से अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। जिससे क्या होता है? एवरेज एज कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर 8 से 5 साल पहले एवरेज एज जो है वो 55 से 60 साल होती थी, तो वो अब कम होते होते 50 साल पे आ गई है। नहीं, मोर्टेलिटी रेट नहीं है, नेचुरल मोर्टेलिटी रेट लो है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो है बेसिकली। ठीक है ना, मोर्टेलिटी रेट इज हाई ड्यू टू डिजीजेज एंड एक्सीडेंट्स। आ रही बात समझ में? मतलब मोर्टेलिटी रेट ओवरऑल तो वैसे ही पूरी दुनिया में जो है वो हाई ही होता है, मतलब दैट्स नॉट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि मोर्टेलिटी की रीजन क्या है। ठीक है ना, वो रीजन जो है वो डिफाइन करती है कि मोर्टेलिटी किस एज में हो रही है। ठीक है, सो जिन कंट्रीज में पॉपुलेशन एजिंग होती है, ठीक है, वहां पे फिर गवर्नमेंट जो है बड़ी कंसर्न हो जाती है, क्योंकि ऐसे ममालिक के अंदर देयर विल बी लार्जर नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू रिटायर। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग टू रिटायर, फ्यू इन वर्क हैव टू सपोर्ट मेनी इन रिटायरमेंट। फ्यू इन वर्क से क्या मुराद है? वर्क फोर्स श्रिंक हो जाती है। फ्यू इन वर्क से क्या मुराद है? एजिंग पॉपुलेशन में क्या होता है? एजिंग पॉपुलेशन मेक्स
वर्कफोर्स श्रिंक। एजिंग पॉपुलेशन जो है वो वर्क फोर्स को श्रिंक कर देती है। पेस्टल का कंप्लीट टेस्ट नवीद होगा हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को, आज के दिन, ठीक है, अगले जुम्मे को होगा। एंड दैट इज पेस्टल, PESTEL, नॉट AL। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ठीक है, इकोलॉजिकल, ए से कोई फैक्टर नहीं है, इकोलॉजिकल एंड लीगल। सो क्या होता है, एजिंग पॉपुलेशन से वर्क फोर्स श्रिंक हो जाती है। इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पैदा होता है जिसे हम डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब कहते हैं। इससे एक कॉन्सेप्ट पैदा होता है जिसे नाम देते हैं डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब का। डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब क्या होता है, जब किसी एक इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक बर्डन जो है वो बहुत कम लोगों को बेयर करना पड़ता है, तो यंगर जनरेशन देन मे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द इकोनॉमिक बर्डन द गवर्नमेंट माइट ट्राई टू इम्पोज ऑन देम। यंगर जनरेशन क्या करती है, फिर वो इकोनॉमिक बर्डन लेने से इनकार कर देती है जो गवर्नमेंट उन पर इम्पोज करने की कोशिश करती है। इसे कहते हैं डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब पैदा हो जाना। बहुत सारी कंट्रीज जैसे यूके, इटली, फ्रांस, ये सारी की सारी कंट्रीज जो डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब का शिकार हो चुकी हैं। These countries have actually become victim of demographic time bomb के। और फिर ऐसी कंट्रीज क्या करती हैं, इमिग्रेशन इनवाइट करती हैं। ऐसी कंट्रीज फिर इमिग्रेंट्स इनवाइट करती हैं, वो अलाउ करती हैं कि दूसरे ममालिक से लोग आएँ, आके उनकी इकॉनमी के अंदर काम करें, उनकी इकॉनमी को सपोर्ट करें, वहाँ पे पैसा कमाएं, अपने घर भी भेजें, यहाँ भी कमाएं, ठीक है। सो ये अदर डेमोग्राफिक पैटर्न्स, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क की एग्जांपल है। जैसे भी बताया, सम कंट्रीज सफर विद हाई रेट ऑफ मोर्टेलिटी पर्टिकुलरली ड्यू टू डिजीज। इन कंट्रीज के अंदर एवरेज पॉपुलेशन यंग होती है। सिमिलरली सम कंट्रीज हैव वेरी हाई बर्थ रेट लाइक इन पाकिस्तान, ठीक है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है एक्सपायरी, वफात पाना। मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है मरने की शरह, शरह अमवात, उर्दू में से कहते हैं शरह अमवात। सो मोर्टेलिटी रेट इज द रेट ऑफ डेथ, ठीक है। कितने लोग अल्लाह को प्यारे होते हैं किसी एक इकोनॉमी के अंदर, ये वहाँ की मोर्टेलिटी रेट है। फिर बर्थ रेट जो है वो बहुत हाई है, ठीक है, और इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है वो बहुत लो है। अगेन पाकिस्तान की एग्जांपल आ जाती है यहाँ पे। सो ऐसी कंट्रीज के अंदर फिर लार्ज नंबर ऑफ पीपल देन ट्राई टू माइग्रेट टू अदर कंट्रीज विद अ वेल्दियर इकोनॉमी। फिर ऐसी कंट्रीज में से जो लोग हैं वो फिर वेल्दियर इकोनॉमीज में माइग्रेट होने की कोशिश करते हैं। They try to migrate to the other economies. Social and cultural responsiveness organizations को बड़ा precisely manage करनी चाहिए। For example, it refers to people attitude to work and wealth, role of family, marriage, religion, education, ethical issues। ये बड़ा important phenomena भी discuss करते हैं ethics को। All of these are the ways in which a business should respond to the changes, ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट जो होती है ये एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है सक्सेस के लिए, ठीक है ना। जैसे अभी एग्जांपल दी, फूड कंपनीज आर हाईली इम्पैक्टेड बाय दिस। सर्टेन कल्चर प्रेफर सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड। कल्चर टू कल्चर फूड की प्रेफरेंस वेरी करती है। और पाकिस्तान में अल्कोहलिक ड्रिंक्स बैन है, ठीक है ना। पब्लिकली अल्कोहलिक ड्रिंक्स आप नहीं खरीद सकते या रेस्टोरेंट्स नहीं बेच सकते, लेकिन इंटरनेशनली अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो हैं वो बड़े आम हैं, बड़े कॉमन है, ठीक है ना। हाँ, इसी तरह मतलब ऑब्वियसली जो इस तरह की प्रोहिबिटेड मीट है, ठीक है। अब चाइना चले जाएं तो अल्लाह माफ करे, चाइना में लोग हर किस्म का खाना खाते हैं। लिटरली चाइना में यू वुड बी एस्टॉनिश्ड द वे पीपल ईट। बड़ा गंदा मुल्क है चाइना। मुझे इत्तेफाक हुआ जाने का शंघाई में। शंघाई इज द कैपिटल ऑफ चाइना। और एक तो स्मेल बड़ी है वहां पे, और सेकेंडली व्हाट नॉट दे पीपल ईट, जैसे कीड़े मकोड़े, छिपकलियां, मेंढक, ओहो हो, बड़ा कुछ खाते हैं वो अनफॉर्चुनेटली। यस, नकली नकली सा फील होता है ना, मेड इन चाइना। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसे कहते हैं पोजीशनिंग। ये पोजीशनिंग कहलाती है। आप आईफोन जो इस्तेमाल करते हैं भी चाइना में असेंबल होता है, लेकिन क्योंकि चाइना कुछ प्रोडक्ट में क्वालिटी के टारगेट्स को अचीव कर लेता है, ठीक है ना जी। लेकिन अगेन वो उसामा वो पब्लिकली नहीं है। बात हो रही है पब्लिकली अवेलेबल की।
वो तो ठीक है, वो तो लाहौर में भी हर तरह का काम होता है, हर तरह की चीज बिकती है, लेकिन बात हो रही है पब्लिकली कल्चर का हिस्सा होने की। आ रही बात समझ में? दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द कल्चर। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेती है डेमोग्राफिक चेंज को काउंटर करने के लिए? जब गवर्नमेंट कंसर्न होती है पॉपुलेशन एजिंग को लेके, सो व्हाट मेजर्स गवर्नमेंट ट्राई टू टेक टू काउंटर पॉपुलेशन एजिंग? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इमिग्रेशन अलाउ कर देती है। गवर्नमेंट कहती है कि ओके फाइन, दूसरे ममालिक से लोग आके काम करें। कंट्रोल्ड इमिग्रेशन स्कीम्स अनाउंस करती हैं, जैसे आप देखते होंगे ना ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये इमिग्रेंट्स इनवाइट करते हैं, ये कैटेगरीज अनाउंस करते हैं जी, इतने इंजीनियर्स चाहिए, इतने डॉक्टर्स चाहिए, इतने इलेक्ट्रिशियंस चाहिए। ठीक है, ये कैटेगरीज के थ्रू इमिग्रेशन स्कीम्स को चलाते हैं। या फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट एज ऑफ रिटायरमेंट बढ़ा सकती है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट कैन एनकरेज द इंडिविजुअल टू कीप ऑन वर्किंग बियॉन्ड द नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, यानी अगर एज ऑफ रिटायरमेंट 60 साल है तो गवर्नमेंट कोई टैक्स इंसेंटिव दे सकती है, कोई बेनिफिट दे सकती है कि आप रिटायरमेंट एज के आगे भी काम करते रहें। या गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, टैक्स इंसेंटिव देती है टू द फैमिलीज टू हैव मोर चिल्ड्रन। ठीक, जैसे जापान है, जापान में गवर्नमेंट फैमिली, क्योंकि जापान की पॉपुलेशन जो है वो नेगेटिव ट्रेंड में है, उलट नेगेटिवली जा रही है, तो जापानी गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलेशन को इंसेंटिव देती है लोगों को टू हैव मोर किड्स। अच्छा, चाइना में रिवर्स है, नेगेटिव ट्रेंड से क्या, जिस तरह पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है ना, हर साल पाकिस्तान की आबादी बढ़ जाती है। ठीक है, पहले 20 करोड़ थी, अब 22 करोड़ है। इसी तरह जापान की आबादी गिर रही है, कम हो रही है, जिसे कहते हैं नेगेटिव ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन। लाइक 2018 में आबादी जो है वो 1 करोड़ है फॉर एग्जांपल, 2020 में आबादी जो है वो 90 लाख है। ठीक है, तो इसे कहते हैं नेगेटिव ट्रेंड। जी बिल्कुल, यही रीजन के नो मोर डेथ रेट रीजन नहीं है, रीजन ये है कि लो बर्थ रेट। डेथ रेट इज नॉट द रीजन, रीजन इज लो बर्थ रेट। बर्थ रेट बहुत लो है, पीपल मतलब द फैमिलीज आर नॉट हैविंग बेबीज एंड किड्स। ठीक है ना, तो फिर जापान में गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, इंसेंटिव देती है उनको, उनको सब्सिडीज देती है। अच्छा, चाइना में रिवर्स है, चाइना में वो दे से कि इफ यू आर गोइंग टू हैव मोर देन 2 किड्स इन अ फैमिली, आप पे टैक्स लगा देंगे, क्योंकि चाइना ऑलरेडी आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। एग्जैक्टली, पाकिस्तान की आप, इट्स माइट बी इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर यू, पाकिस्तान के अंदर 52% पॉपुलेशन इज बिलो 25 ईयर्स। पाकिस्तान की आबादी का 52% हिस्सा जो है वो 25 ईयर से कम है, विच इज अ ह्यूज रिसोर्स। अच्छी बात तो है नवीद, लेकिन बेटा अच्छी बात इसलिए नहीं है कि डायरेक्शन लेस रिसोर्स है ना, कोई स्किल बिल्डिंग नहीं है, कोई अच्छी एजुकेशन नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो वो फिर क्या करते हैं? फिर क्राइम ही करते हैं ना। जब इतनी यूथ होगी और कोई सिम्त नहीं होगी, जब उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो फिर क्या करेंगे? क्राइम ही करेंगे ना, फिर करप्शन ही करेंगे ना फिर, और वो होता है। ठीक है, काउंसलिंग नहीं है, करियर करियर बिल्डिंग नहीं है, गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं है। वेले लोग हम इतने हैं, मतलब आप देखें ना, एक बंदा इलेक्ट्रिशियन खंबे पे चढ़ा, बिजली के तार सही कर रहा होता है, नीचे आधा मजमा लगा होता है, सारे देख रहे हैं सही क्या कर रहा है। इधर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए रोड के ऊपर, आधी दुनिया जमा हो जाती है, क्या हो गया? वेले इतने हैं माशाल्लाह, फारिग इतने हैं, करने को कुछ है नहीं। ठीक है ना, हमारे मुल्क में करियर काउंसलिंग का बहुत फुकदान है, एक्चुअली हमारे मुल्क में करियर काउंसलिंग नहीं है। हाँ, बच्चों को पहचानने में मुश्किल होती है, दैट्स व्हाई टैक्स लगाते हैं। ये कमेंट किसने दिया? हलीमा ने। ओके, सो यस, करियर काउंसलिंग नहीं है हमारे यहाँ। बड़ा बड़ा अलमिया है ये, हमारे यहाँ पे राइट स्किल नहीं है लोगों में। एनी हाउ, तो गवर्नमेंट फिर ये कुछ मेजर्स लेती है। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर हाईली अफेक्टेड बाय सोशल एंड डेमोग्राफिक चेंजेस ऑब्वियसली एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करती है, एज ऑफ रिटायरमेंट बढ़ा देती है, तो फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपने एम्प्लॉयमेंट लॉस चेंज करने पड़ेंगे, उनको भी अपने एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मिलके काम करते हैं। ओके, एक और टॉपिक है इसमें एथिक्स का। एथिक्स इज ऑल्सो अ सोशल फैक्टर। एथिक्स कहते हैं डिसिप्लिन विच डील विद व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, सही और गलत की तमीज को एथिक्स कहते हैं।
विद अ मॉरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। ठीक है, कोई आपको नहीं भी देख रहा तो आपके ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन है। ठीक, अनफॉर्चुनेटली हम बड़ी अनएथिकल कौम है, हमारे अंदर एथिक्स नहीं है। वी आर हाईली अनएथिकल पीपल। ठीक है, हम दूसरों का राइट सल्व करना अपना हक समझते हैं। एथिक्स आर कंसर्न विद ट्रूथ एंड जस्टिस with a variety of aspects such as expectation of society, fair competition, public relationship, responsibilities, consumer autonomy, ये सारे के सारे ethical dimensions हैं। आप किस तरह कंज्यूमर को अलाउ करते हैं कि वो डिसीजन ले सके। आप फेयर कंपटीशन में जाते हैं। फेयर कंपटीशन क्या होता है कि अपने कंपेटिटर को डिमीन ना करना, उसके लिए डिमीनर ना पैदा करना, उसको उसको खराब ना करना। जैसे वो हमने देखा था ना, वो अभी रिसेंटली हमने एग्जांपल भी डिस्कस की थी, मोल्टी फोम और डायमंड फोम वाली। ठीक है, तो दैट इज ये जी एथिक्स की बात ही कर रहे हैं ना। हाँ, एथिक्स को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो वो जो हमने डिमीनर देखा था, नहीं की थी हमने डिस्कस एग्जांपल। अच्छा, ओके, चलें अब बता देता हूँ। आपने देखा था वो अभी रिसेंटली एक कंपेन चली थी, डायमंड फोम ने मास्टर मोल्टी फोम को अटैक किया था ना, पापा जानी के ऐड के ऊपर किया था ना, जिसमें वो जनाब एक बेटी लिखती है कि पापा जानी आई हैव स्विच टू डायमंड फोम। तो मास्टर मोल्टीफोम चूंकि इस चीज का सहारा लेता है, तो ये बड़ी अनएथिकल मार्केटिंग कहलाती है, इसे अनएथिकल मार्केटिंग कहते हैं। खैर, फिर मोल्टीफोम ने एक्शन लिया उसके खिलाफ। नहीं देखे आपने वो एड्स, बड़े एड चले हैं, टीवी के ऊपर भी चले हैं, अब नहीं आ रहे, क्योंकि अब मोल्टीफोम ने एक्शन ले लिया ना उसके अगेंस्ट, और मोल्टीफोम ने अब बाउंड कर दिया कि नहीं, वो उसको रिस्ट्रिक्ट करें। नहीं देखा आपने? चलें गूगल पे कर लीजिएगा सर्च, चेक कीजिएगा गूगल के ऊपर पड़ा हुआ है। हाँ, इसी तरह एग्जैक्टली पेप्सी एंड कोक वाला भी ऐड है, जिसमें वो दिखाते हैं कि वो बच्चा जो है वो 2 कोक के कैन जमीन पे रखता है, उन पे खड़ा होता है और ऊपर से फिर पेप्सी का कैन निकालता है। वो ऐड देखा आपने? मोल्टी फोम ने कोर्ट ऑफ लॉ में सू कर दिया डायमंड को, और उन्हें कहा कि चूंकि पापा जानी जो है ये ट्रेडमार्क है, ये ट्रेडमार्क है, ये यानी ट्रेडमार्क होता है कि जिसको आप यूज कर सकते हैं, आपका नाम है, आपका ब्रांड है, कोई और यूज नहीं कर सकता। तो मोल्टी फोम ने कहा कि पापा जानी जो है ये हमारा ट्रेडमार्क है, ये कोई और यूज नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने सू कर दिया, उन्होंने एक्शन लिया, जिसके बाद फिर डायमंड ने अपनी ये सारी कंपेन बंद कर दी। तो मॉरल मैनेजमेंट जो है ये कहती है कि आप एथिकल प्रिंसिपल, हाँ जी बिल्कुल, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उनका, एग्जैक्टली, तभी तो एक्शन लिया, बिकॉज इट इज देयर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो मॉरल मैनेजमेंट क्या करती है? एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। परसेप्ट्स मॉरल मैनेजर्स स्ट्राइव फॉर सक्सेस बट नेवर वायलेट द पैरामीटर्स ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स। मॉरल मैनेजर्स वो मैनेजर्स होते हैं जो कि सक्सेस के लिए मेहनत करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बट दे नेवर वायलेट एनी एथिकल स्टैंडर्ड। कभी भी एथिकल स्टैंडर्ड को वायलेट नहीं करते, मेहनत करते हैं लेकिन स्टैंडर्ड को वायलेट नहीं करते। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, ये कुछ डायमेंशंस हैं एथिक्स की। ऑनेस्टी, अमानतदारी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है इनसाइड आउट। ठीक है, जो आप अंदर हैं वही आप बाहर हैं, इनसाइड आउट होना। ठीक है, इसे इंटेग्रिटी कहते हैं। देन देयर इज ट्रस्टवर्दीनेस, देन देयर इज लॉयल्टी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी पढ़ाता हूँ मार्केटिंग, आई टीच मार्केटिंग, आई डू टीच मार्केटिंग एज वेल। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये आपकी एथिक्स में आती हैं। तो बिजनेस एथिक्स एक पूरा सब्जेक्ट है बाकायदा। ये तो लाहौर में ही इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, लाइक आई हैव टॉट मार्केटिंग इन यूएमटी फॉर एग्जांपल। नहीं बेटा, जाहिर इस पूरे चैप्टर का टेस्ट नहीं होगा, इसका पेस्टल का होगा जी, यूएमटी में एग्जैक्टली। बेटा सिर्फ पेस्टल का होगा, ओनली पेस्टल। इट्स अ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इन लाहौर। यूएमटी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये लाहौर की काफी मशहूर यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट फ्राइडे को बेटा जी, नेक्स्ट फ्राइडे को, कल हम पेस्टल वाइंड अप करेंगे। टेस्ट के लिए मैं आपको 4-5 दिन दूंगा प्रिपेयर करने के लिए, तो अगले फ्राइडे को करेंगे इसका टेस्ट हम इंशाल्लाह। ठीक है, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई स्लीप वेरी लेस, मेरी नींद काफ़ी कम है, तो मैं अपनी स्टडी का टाइम वहाँ से निकालता हूँ। इनफैक्ट आपने देखा होगा जब भी आप आते हैं क्लास में, मैं कुछ ना कुछ खोल के पढ़ ही रहा होता हूँ।
यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। ये मैं आर्टिकल्स ही पढ़ रहा होता हूँ बैठा, ठीक। सो टाइम निकालना पड़ता है जिंदगी में, हर चीज के लिए टाइम आपको निकालना पड़ता है। नहीं, कल टेस्ट नहीं है हलीमा, देयर इज नो टेस्ट टुमारो, ठीक है। इस वीकेंड आप टेस्ट से आज़ाद हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट होगा, ओके। कल इंशाल्लाह हम पेस्टल को कंक्लूड करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स और इकोलॉजिकल फैक्टर्स, कल हम पेस्टल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और पेस्टल का जो टेस्ट है हमारा, ये नेक्स्ट वीक में होगा, ओके जी। सो दिस वीक देयर इज नो टेस्ट, इस हफ्ते कोई टेस्ट नहीं है, बस आप तैयारी करें, पेस्टल को प्रिपेयर करें। आई हैव अनदर क्लास टू टेक, फाइनल्स की क्लास है सी फैब की, एंड दैट विल स्टार्ट एट 7:30। सो इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल 6:30 में जी, वो भी ऑनलाइन, इट्स ऑल्सो ऑनलाइन, यस। एंड हाउ डिड यू हैव दैट डाउट? ये डाउट कैसे था आपको कि आई एम मार्केटिंग टीचर? ओके चलें, आई विल आस्क यू सम टाइम। ग्रेट, ओके जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल इंशाल्लाह, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।